मेरे देश की सीमा में अचानक एक दुष्ट काली ड्रैगन घुस आया। लेकिन भाई साहब, 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि वहां के बॉर्डर डिफेंस सिस्टम ने मुझे पकड़ लिया और दो दो न्यूक्लियर मिसाइलें मुझ पर लॉक कर दी गईं। अब जैसे ही वो मिसाइलें फटने वाली थीं, मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, सरेंडर का पोज दिया और इंसानी आवाज में चिल्लाया, अरे लीडर साहब, हाथ मत चलाना, मैं अपना ही बंदा हूं। सच बताऊं तो दूसरी दुनिया में मेरी जिंदगी इतनी कबाड़ चल रही थी कि क्या ही बोलूं। इतनी बुरी हालत थी कि कई बार तो मुझे लकड़बग्घों की तरह लोफर बनना पड़ता था, यानी दूसरे शिकारियों का शिकार छीनकर भागना पड़ता था। पर उससे भी कहां पेट भरता था। आखिर 160 टन का भारी भरकम ड्रैगन हूं मैं। पेट भरने के लिए एक बार में कई टन मीट चाहिए होता है। इस कंगाली के दिनों में मैंने सोचा कि चलो अपने जैसे दूसरे ड्रैगन्स के साथ ही पार्टनरशिप कर लेता हूं, चाहे छोटा भाई बनकर ही रहना पड़े। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि भाषा समझ न आने की वजह से चाहे इंसान हो या ड्रैगन, सब देखते ही सीधे हमला कर देते थे, जैसे पुलिस सीधे सरेंडर करने को कहती है। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। लगातार रिजेक्शन झेलकर मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। फिर एक दिन उस पत्थरीले पहाड़ी रास्ते पर अचानक एक व्यापारी ग्रुप आया। ये लोग सैकड़ों मील दूर सोमन साम्राज्य के थे, जो किसी रहस्यमयी देश के साथ ट्रेड करके माल वापस बेचने जा रहे थे। मेरा प्लान तो बस इतना था कि जैसे ही वो पास आएंगे, मैं छलांग लगाऊंगा और एक दो घोड़े छीन कर खा जाऊंगा। पर दिक्कत यह हुई कि मैं अपने ड्रैगन ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो 1000 मीटर दूर से ही चमक गया। अब जब पोल खुल ही चुकी थी तो मैं भी सीधे बाहर कूद गया और सबके सामने एक घोड़े को दबोच लिया। पर जैसे ही मैं उस पर टूट पड़ने वाला था, तभी मेरी नजर पलटी हुई घोड़ा गाड़ी के नीचे पड़ी। खैर छोड़ो इस बात को, तुम मुझे सीधे अपने साथ ही ले चलो। रास्ते में थोड़ी गपशप हुई तो मुझे पता चला कि उस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम फोक है। वह एक प्रोफेशनल व्यापारी है और कई बार शिया देश के साथ ट्रेड कर चुका है। उसके मुताबिक हमारा देश एक बेहद रहस्यमयी जगह है, जो करीब 6 महीने पहले अचानक इस दुनिया में प्रकट हुआ था। हमारे देश की बॉर्डर लाइन और इस पराई दुनिया के बीच एक जादुई बैरियर है। इस बैरियर के अंदर और बाहर की दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। उस रहस्यमयी शिया देश में कोई जादू वादू नहीं था, बल्कि वहां एक चीज थी जिसे विज्ञान कहते हैं। वहां की दुनिया के नियम, हवा और माहौल इस पराई दुनिया से बिल्कुल अलग थे। अगर इस जादुई दुनिया का कोई जीव वहां चला जाए तो उसे भयानक वाटर चेंज हो जाता है। कम से कम बीमार तो पड़ेगा ही, और ज्यादा हुआ तो जान से भी हाथ धो बैठेगा। और ठीक इसी तरह हमारे शिया देश के लोग भी बिना पूरी तैयारी और सुरक्षा के इस जादुई दुनिया में आने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उनके शरीर में मैजिक एलिमेंट्स को झेलने की ताकत नहीं थी। बिना तगड़ी प्रोटेक्शन के यहां हर तरफ फैली जादुई हवा उनके शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाती जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। उस जादुई बैरियर ने दोनों दुनिया को इतनी कड़ाई से अलग कर रखा था कि दोनों अपने अपने तरीके से चलती थीं, एक दूसरे के काम में बिना टांग अड्ढाए। शिया देश के अंदरूनी इलाकों में आज तक कोई जा ही नहीं पाया था। बाहर के लोग बस इतना जानते थे कि इस देश से पंगा लेना मौत को दावत देना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इनके पास खतरनाक मिलिट्री और टेक वेपन्स थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके पास शांति नाम का एक ऐसा न्यूक्लियर बम था जिससे भगवान भी थर थर कांपते थे। ये सब सुनकर तो मेरा खून खौल उठा, दिल में एकदम जोश भर गया। इसका मतलब क्या मेरा पूरा का पूरा देश ही इस दुनिया में आ गया है? तो क्या मेरे मम्मी पापा भी यहीं होंगे? ये सोचते ही मैंने अपने पंख और तेजी से फड़फड़ाने शुरू कर दिए। आखिरकार कई घंटों तक उड़ने के बाद मुझे जमीन से आसमान छूती हुई वो विशाल जादुई दीवार दिखाई दी। पर भाई साहब, जैसे ही मैंने उसके अंदर पैर रखा, मेरी हालत खराब होने लगी। सांस लेने में दिक्कत, सिर भारी, पैर लडद खद्दाने लगे और दिल अजीब तरह से घबराने लगा। मेरे शरीर ने साफ सिग्नल दे दिया कि यह माहौल एक ड्रैगन के जीने के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जब यहां तक आ ही गया था और बिना अपने देश से कांटेक्ट किए वापस जाता, तो मेरा दिल नहीं मानता। इसलिए मैं हिम्मत करके आगे उड़ता गया। कुछ ही देर में कुछ फाइटर जेट्स कान फाड़ती आवाज के साथ मेरी तरफ आए और तुरंत 2 मिसाइलें दाग दी। वो मिसाइलें मेरे ठीक सामने आकर फटीं। हालांकि उन्होंने मुझे सीधे नहीं मारा, पर उनका इशारा साफ था, बेटा आगे मत बढ़ना वरना भून दिए जाओगे। तभी एक हेलीकॉप्टर आया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उसके अंदर से एक आर्मी अफसर ने लाउडस्पीकर निकाला और चिल्लाया, मिस्टर ड्रैगन, क्योंकि आपने हमारे देश की सीमा में गैर कानूनी तरीके से एंट्री ली है, इसलिए तुरंत सरेंडर करें और जांच में सहयोग दें। बेकार का विरोध मत कीजिए। भरोसा रखिए, हमारा शिया देश एक सभ्य और कानून मानने वाला बड़ा देश है। अगर आप सहयोग करेंगे तो हम आपके ड्रैगन अधिकारों और सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं, वरना आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उस अफसर, जिसका नाम जोंग श्याओ था, को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे उसकी भाषा समझ आ रही है या नहीं। वह तो बस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरी कर रहा था।
सच तो ये था कि अगर ऊपर से ऑर्डर ना होता कि जादुई जीवों पर सीधे हमला नहीं करना है, तो मिलिट्री वाले कब का मेरा कीमा बना चुके होते। अफसर को लगा था कि ड्रैगन जैसी घमंडी प्रजाति अगर उसकी बात समझ भी ले तो भी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। आखिर में थोड़ी लात घूंसे चलानी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद तो दुनिया के किसी कोने के बंदे ने नहीं की होगी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे लगा जैसे बिछड़े हुए घर वाले मिल गए हों। मैं एकदम इमोशनल होकर पागलों की तरह चिल्लाया, लीडर साहब, हाथ मत उठाना, मैं अपना ही बंदा हूं। अरे बाप रे, मैं तो मरने वाला हूं। वहां मौजूद सबकी बोलती बंद हो गई। ये ड्रैगन तो न सिर्फ हमारे देश की भाषा बोल रहा था, बल्कि खुद को अपना बंदा बता रहा था। जब मैंने खुद को अपना बंदा कहा, तो उस आर्मी अफसर जोंग श्याओ का दिमाग घूम गया। उसने हैरान होकर पूछा, मिस्टर ड्रैगन, मुझे आपकी बात का मतलब ठीक से समझ नहीं आया। क्या आप थोड़ा खुलकर समझाएंगे? मैंने तुरंत अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। सर, असल में मैं पहले एक आम इंसान ही था और इसी शिया देश का रहने वाला था, पर पता नहीं कैसे 6 महीने पहले मैं अचानक इस रूप में बदल गया। मेरा नाम हुआंगजे है, उम्र 26 साल है और मेरा आईडी नंबर 4503 से शुरू होता है। मेरा घर तियानन राज्य के गुइचिंग शहर के जियुक्सिंग डिस्ट्रिक्ट में शिनिंग रोड नंबर 20-1 पर है। मेरे पापा का नाम हुआंग कांगपिंग है। वह 56 साल के हैं और एक बिजनेसमैन है। वह मेरी मम्मी पैन शियाओलिन के साथ मिलकर वहां एक छोटा सा सुपरमार्केट चलाते हैं। ये सब सुनकर अफसर पूरी तरह दंग रह गया। जाहिर सी बात है, जादुई बैरियर और देश की सख्त प्राइवेसी की वजह से बाहर की दुनिया के किसी जीव को हमारे देश के बारे में इतनी बारीक डिटेल्स पता होना नामुमकिन था। अफसर ने तुरंत सीरियस होकर कहा, मैं अभी के अभी तुम्हारी दी हुई जानकारी की जांच करवाता हूं। अगर तुम्हारी बातें सच निकली तो हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा यही होगा कि तुम उड़कर वापस जादुई दीवार के बाहर चले जाओ, क्योंकि यहाँ का माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने रोतलू शक्ल बनाकर कहा, लेकिन लीडर साहब, मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा। क्या मुझे पहले कुछ खाने को मिल सकता है? मैंने पिछले 5 दिनों से एक दाना भी नहीं खाया है। भूख के मारे जान निकल रही है। अफसर ने कहा, हाँ, ये तो हो सकता है। कुछ ही देर में झोंग श्याओ को वॉकी टॉकी पर हेडक्वार्टर से कंफर्मेशन मिल गया कि मैंने, इस काली ड्रैगन ने, जो भी नाम और पता बताया था वो सब बिल्कुल सच था। तभी एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें करीब 4-5 टन बीफ लदा हुआ था। इतने सारे मीट को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा। पेट तो भर गया, लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं आई कि मैं उड़ सकूं। और हाँ, खाते खाते मुझे एक अजीब बात का एहसास हुआ। यह मीट चबाने में बड़ा सूखा और बेस्वाद लग रहा था। जादुई दीवार के बाहर मिलने वाले मीट जैसा मजा नहीं था। मैंने हैरान होकर अफसर जोंग श्याओ की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, असल में जादुई दीवार के बाहर जो जानवर होते हैं उनके शरीर में मैजिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां के मीट की क्वालिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे देश के नॉर्मल मीट से काफी बेहतर होती है। अब तुम्हें बाहर के लजीज मीट की आदत हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अपने देश का खाना थोड़ा फीका लग रहा है। उसने आगे कहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने साइंस एकेडमी के एक्सपर्ट्स से बात की है। वे जल्द ही यहाँ आकर तुम्हारे लिए एक रेस्क्यू प्लान बनाएंगे। इस प्रोसेस में शायद तुम्हारा ब्लड टेस्ट और कुछ नॉर्मल चेकअप्स किए जाएंगे, लेकिन भरोसा रखो, इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। सच कहूं तो जब मैं यहां आ रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे लैब का एक्सपेरिमेंट का जरिया बनना ही पड़ेगा। वैसे भी हम ड्रैगन्स की हीलिंग पावर कमाल की होती है। अगर कोई मेरा पेट भी चीर दे तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। उल्टा मैं तो खुद उत्सुक था कि अंदर से मेरा दिल, लीवर और फेफड़े दिखते कैसे हैं। 1 घंटे बाद साइंस एकेडमी के रिसर्चर्स अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले मेरा ब्लड सैंपल लिया और फिर एक छोटा सा रोबोट मेरे मुंह के रास्ते पेट में डाल दिया, बिल्कुल एक कैप्सूल एंडोस्कोपी की तरह। उन्होंने कहा कि इससे वे मेरे अंदरूनी अंगों और हड्डियों के ढांचे को अच्छे से समझ पाएंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि यह रोबोट बाद में पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाएगा और इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन चेकअप के दौरान मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। वह रोबोट मेरे पेट को इतना स्वादिष्ट लगा कि मैंने उसे पूरी तरह पचा लिया। न सिर्फ वो खाने में बड़ा कुरकुरा और मजेदार था, बल्कि मुझे साफ महसूस हुआ कि उस मेटल की चीज से मेरे शरीर को भरपूर न्यूट्रिशन मिला है। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश ये लोग मुझे ऐसे 2-4 रोबोट खाने के लिए और दे दें। मैंने सीधे उनसे डिमांड कर दी, सर, वो जो अभी रोबोट पेट में डाला था, वैसे 2-4 रोबोट और मिलेंगे क्या? हैं क्या आपके पास? मेरी इस अजीबोगरीब फरमाइश को सुनकर रिसर्च टीम के हेड डिंग शुएवेन तुरंत समझ गए कि शायद उस रोबोट में कोई ऐसा मटेरियल था जिसकी मेरे इस ड्रैगन वाले शरीर को सख्त जरूरत थी। अभी वह अपने साथियों को और रोबोट लाने का ऑर्डर देने ही वाले थे कि तभी पास से एक आवाज आई, डिंग साहब, मुझे नहीं लगता कि इतनी नौटंकी करने की जरूरत है।
हम सीधे इसकी शुरुआत बैटरी से कर सकते हैं। ये बोलने वाली उनकी टीम की रिसर्चर यू शियाओमी थी। ये वही लड़की थी जिसने सबसे पहले ये खोजा था कि बिजली इलेक्ट्रिक एनर्जी से जादुई जीवों को चार्ज किया जा सकता है। असल में करीब 5 महीने पहले शिया देश ने गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करने वाले एक एंजल को पकड़ा था। जादुई एनर्जी खत्म होने की वजह से वे कोमा में चला गया था। मिलिट्री हॉस्पिटल ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर इस जादुई जीव के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए सारी दवाइयां फेल हो गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिफाइब्रिलेटर का इस्तेमाल किया, उस एंजल की धड़कनें वापस आने लगीं। तब शियाओमी ने अंदाजा लगाया कि यह एंजल असल में मरने की कगार पर नहीं है, बल्कि लो बैटरी की वजह से स्टैंड बाय मोड पर चला गया है। मैंने जब यह सुना तो मैं सोच में पड़ गया। एंजेल तो मिथकों और कहानियों का इतना महान जीव माना जाता है, वो साला चार्जिंग से होश में आ रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही देसी और लो क्लास वाला जुगाड़ हो गया। पर फिर मैंने सोचा कि भाई, ये एक फैंटेसी दुनिया है, यहां पुरानी सोच से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, सीधे मेरे मुंह में तार डालो और चालू करो बिजली। डिंग शुएवेन ने मेरी बात मानकर सिर हिलाया और तुरंत 2 मोटे मोटे बिजली के तार मंगवाए और सीधे मेरे मुंह के अंदर डाल दिए। जैसे ही बिजली का तगड़ा करंट मेरी नसों से होता हुआ सीधे मेरे दिल तक पहुंचा, भाई साहब, मेरी तो पूरी आत्मा जाग उठी। जादू की कमी की वजह से जो थकावट थी वो पल भर में गायब हो गई। मैं मुंह में दोनों तार दबाए आराम से लेट गया और मजे के मारे मेरी आंखें बंद होने लगीं। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने रिसर्चर्स को अपना एक्सपीरियंस बताया। सर, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एनर्जी का इंजेक्शन ठोक दिया हो। मेरी पूरी बॉडी एकदम काडीडीचक हो गई है और मुझे साफ महसूस हो रहा है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन रहा हूं। मैंने आगे हंसते हुए कहा, वैसे सिर्फ करंट लगाने से कोई ताकतवर बन जाए, ये तो बड़ा आसान तरीका है यार। इसका लेवल तो बड़ा डाउन हुआ फिर। मेरी बात सुनकर डिंग शुएवेन मुस्कुराए और बोले, हुआंग साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा शिया देश इस दुनिया में नहीं आया था, तब तक इस पूरी दुनिया में बिजली नाम की कोई चीज ही नहीं थी। क्या बिजली नहीं थी? मैंने हैरान होकर पूछा। आपका मतलब है कि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में इतने पिछड़े हैं कि उन्होंने बिजली बनाना नहीं सीखा? उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि इस दुनिया में बिजली का कोई नामो निशान ही नहीं था। आप चाहे जो कर लो, यहां बिजली बनाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि इस जादुई दीवार के बाहर के नेचर में खुले घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो करंट कैसे बहेगा और बिजली कैसे बनेगी? हाँ, आसमान से गिरने वाली कुदरती बिजली या जादू से बनाई गई मैजिक इलेक्ट्रिसिटी की बात अलग है, वो तो मिल जाएगी। क्या बकवास है, बिजली और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो दिमाग ही फट गया। डिंग शुएवेन ने गंभीर होकर कहा, हुआंग साहब, बाहर की ये पराई दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई और अजीब है। शायद आपको अभी तक पता नहीं है, पर इस बाहर की दुनिया में एटम से भी छोटे माइक्रो लेवल की जो दुनिया है, उसे एक बहुत ही अजीब धुंध ने पूरी तरह से लॉक कर रखा है। डिंग शुएवेन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यहां तक कि आसमान में दिखने वाले चांद तारे और सूरज भी वो नहीं हैं जिन्हें हम साइंस में तारे और ग्रह कहते हैं, बल्कि वे बहुत ही उलझे हुए एनर्जी के गोले हैं। अब तक हमें जो समझ आया है उसके मुताबिक बाहर की यह दुनिया एक ऐसे फार्म हाउस की तरह है जिसका बुरी तरह शोषण किया जा रहा है, और वहां के जो तथाकथित भगवान हैं वे इस फार्म हाउस के मालिक हैं। सारे आम जीव उनकी भेड़ बकरियां हैं। अपनी भेड़ बकरियों को कंट्रोल में रखने के लिए वे मालिक कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बकरियां ज्यादा कुछ जान जाएं या ज्यादा होशियार बन जाएं। अच्छा, तो यह बात है, मैंने चमकते हुए कहा। इसका मतलब यह चार्जिंग वाला शॉर्टकट सिर्फ हमारे शिया देश के पास ही है? बिल्कुल सही, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन होंग साहब, आपके जैसे जादुई जीवों के लिए बिजली कोई चमत्कारी चीज नहीं है। उस एंजल से हमें जो पता चला था उसके हिसाब से बिजली आपको कोई सुपरमैन नहीं बना रही है। ये बस एनर्जी पाने का एक नया, एकदम डायरेक्ट और बहुत ही तेज तरीका है। असल में आप ताकतवर नहीं बन रहे हैं, बल्कि आपका शरीर बहुत दिनों से भूखा था, जिसकी वजह से आपके अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बिजली बस आपके उन सोए हुए अंगों को वापस जगा रही है, जिससे आपकी बॉडी अपने पुराने फॉर्म में लौट रही है। खैर हुआंग साहब, अब काफी रात हो चुकी है, क्यों ना आप हमारे साथ लैब चलें? वहां आपको चार्ज करने के लिए और भी बढ़िया मशीनें हैं। अगले दिन बेलोंगे मिलिट्री जोन का एक वीआईपी कमरा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा एक विशाल ड्रैगन बन गया है। कल फोन आने के कुछ ही देर बाद लोकल लीडर्स मेरे मम्मी पापा के घर पहुंच गए थे। उन्होंने झूठ बोला था कि उनका बेटा यानी मैं किसी सीक्रेट मिशन पर है और अभी घर नहीं आ सकता। फिर मिलिट्री ने उन्हें बड़े आदर से यहां आने का न्योता दिया और कहा कि काम के प्रेशर की वजह से हुआंगजे काफी डिप्रेशन में है, इसलिए उसे अपने माता पिता की बहुत जरूरत है। मम्मी पापा ये सुनते ही सब छोड़ छाड़कर हजारों मील दूर बेहे शहर भाग आए। पर यहां आकर उन्हें जो झटका लगा उसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वहां मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल ल्यू वेहान ने कहा, हम भी अभी 100% श्योर नहीं है
कि वह विशाल ड्रैगन आपका ही बेटा है। इसीलिए हमने आप दोनों को यहाँ बुलाया है ताकि आप खुद देखकर पहचान सकें। ये कहकर उन्होंने दीवार पर प्रोजेक्टर चालू कर दिया, जिसमें पिछले 2 दिनों की मेरी वीडियो चल रही थी। मम्मी पापा आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखने लगे। मम्मी ने पापा की तरफ देखकर धीरे से कहा, अरे सुनिए जी, ये तो सच में हमारा ही बेटा लग रहा है। भले ही इसकी शक्ल बदल गई है, पर इसका वो डरपोक, कामचोर और थका हुआ अंदाज, ये हमारे उस बुद्धू बेटे के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। पापा ने कर्नल से पूछा, कर्नल ल्यू, हम अपने बेटे से कब मिल सकते हैं? सिर्फ वीडियो देखकर पक्का कहना मुश्किल है। अच्छा होगा कि हम उसके पास जाकर बात करें। कर्नल ने कहा, हुआंगजे साहब भी आपसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। चलिए हम अभी वहां चलते हैं। कुछ ही देर में कर्नल ल्यू मम्मी पापा को लेकर उस जगह पहुंचे जहां मैं चार्ज हो रहा था। जैसे ही स्टाफ ने मेरी बॉडी से बिजली के तार हटाए, ठीक उसी समय मेरी आंखें खुलीं और सामने मुझे मेरे मम्मी पापा दिखाई दिए। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं खुश होकर पागलों की तरह उनकी तरफ लपकने ही वाला था कि कर्नल ल्यू ने हवा में हाथ हिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, रुको रुको, वहीं रुक जाओ। तब जाकर मुझे होश आया कि अब मैं कोई नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं हूं। मैं एक 170 टन का एक भारी भरकम ब्लेसिंग बेबी ड्रैगन हूं। अगर मैं अपनी खुशी में उनसे लिपट जाता तो वहां मौजूद सभी लोगों का कीमा बन जाता और खेल वहीं खत्म हो जाता। मम्मी ने सहमते हुए दूर से पूछा, क्या क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? मैंने भारी आवाज में कहा, अरे मम्मी, हाँ, मैं सच में हुआंगजे हूं। पापा ने मेरा टेस्ट लेने के लिए पूछा, अच्छा बताओ, हुआंगजे का ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने तुरंत कहा, ओ पॉजिटिव। हुआंगजे को कौन सा फल सबसे गंदा लगता है? मैंने जवाब दिया, डूरियन। साल 2002 की गर्मियों की छुट्टियों में जब हम मेले में गए थे तब क्या हुआ था? मैंने आगे की बात जब पापा ने पूछा कि 2002 के मेले में क्या हुआ था, तो मैंने तुरंत कहा, अरे पापा, उस मेले में जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं खो गया था। अरे नहीं, सच तो यह है कि आप दोनों मुझे मेले में ही भूल कर आ गए थे। मैं रोते रोते आपकी कार के पीछे 100 मीटर तक भागा था, पर आप लोगों ने मुड़कर भी नहीं देखा। बाद में मामला रफा दफा करने के लिए मुझे 50 पैसे की रिश्वत दी थी ताकि मैं इस बात का बुरा ना मानूं। मेरी यह बात सुनकर मम्मी पापा का चेहरा देखने लायक था। मम्मी ने थोड़ा झेंपते हुए बात पलटने के लिए पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या हुआंगजे की कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने खींच कर कहा, अरे मम्मी, क्या मेरी इज्जत का बिल्कुल कबाड़ा करना है सबके सामने? ये सुनते ही पापा हंस पड़े और कर्नल ल्यू से बोले, कर्नल साहब, अब कोई शक नहीं है, यही हमारा बुद्धू बेटा है। ये सुनकर कर्नल ल्यू भी बेहद खुश हो गए। माता पिता की गवाही के बाद अब यह बात पूरी तरह पक्की हो चुकी थी। इसके बाद हम सब ने करीब 2 घंटे तक बैठकर मजेदार बातें की। रात के 11 बजे जब मम्मी पापा काफी थक गए तो वे मिलिट्री जोन के पास बने गेस्ट हाउस में आराम करने चले गए। लेकिन जैसे ही वे सोने वाले थे, कर्नल ल्यू अचानक उनके कमरे पर आ धमके। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिसेस पैन, लेकिन अभी हमारी टेक्निकल टीम ने ध्यान दिया कि आपने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें आपने लिखा है कि आपका बेटा एक विशाल ड्रैगन बन गया है और साथ में मेरी ड्रैगन वाली फोटो भी अपलोड कर दी है। क्या यह सच है? मम्मी ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। अरे बाप रे, आई एम सो सॉरी। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। ये तो देश का बहुत बड़ा सीक्रेट है ना, मैं इसे अभी डिलीट कर देती हूँ, क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? कर्नल ल्यू हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, जैसे ही आपने पोस्ट डाली हमारी टेक्निकल टीम ने उसे तुरंत ब्लॉक करके डिलीट कर दिया था, इसलिए बाहर किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं यहाँ असल में हमारे बेटे हुआंगजे के फ्यूचर और उसकी नई आइडेंटिटी के बारे में बात करने आया हूँ। उन्होंने आगे समझाया, वह इंसान से ड्रैगन कैसे बना, इस बात को हम पूरी दुनिया से छिपा कर रखेंगे। सरकारी कागजात में उसे एक विदेशी जादुई ड्रैगन दिखाया जाएगा जो हमारे देश की नागरिकता ले रहा है। इससे हम कई तरह की फालतू मुसीबतों और खतरों से बच जाएंगे। मैंने इस बारे में अभी हुआंगजे से भी बात की है और वह हमारी बात से पूरी तरह सहमत है। इसलिए जब वह अपने इस ड्रैगन वाले रूप में रहेगा तब उसे हुआंगजे नाम से नहीं बुलाया जाएगा। तो उसका नया नाम क्या होगा? पापा ने पूछा। कर्नल ल्यू ने कहा, उसका नया नाम होगा डियूस। वह हमारे देश की विचारधारा से प्रभावित होकर बीजिंग आया एक प्रोग्रेसिव ड्रैगन कहलाएगा और कागजात के हिसाब से वह आप दोनों को बिल्कुल नहीं जानता। इसलिए आगे चलकर जब भी आप लोग पब्लिक प्लेस पर मिलें तो आपको थोड़ा दूर दूर रहना होगा। ज्यादा क्लोजनेस मत दिखाइएगा और गलती से भी उसे बेटा मत कहिएगा। ये सब सुनकर पापा को थोड़ा सा बुरा लगा कि उनके बेटे को अपनी असली पहचान छिपानी पड़ रही है, लेकिन देश की सुरक्षा और अपने बेटे की भलाई के लिए उन्होंने एक अच्छे नागरिक और सच्चे दोस्त की तरह इस बात को स्वीकार कर लिया। पापा को लगा कि ये मेरे साथ थोड़ी नाइंसाफी है, लेकिन कर्नल ल्यू की बात भी सही थी। ऊपर से कर्नल ने वादा किया कि बाद में मुझे इसका अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा, तो मम्मी पापा ने भी हंसते हंसते इस बात को मान लिया। दूसरी तरफ मिलिट्री जोन की लैब में प्रोफेसर डिंग शुए वैन अपनी टीम के साथ मेरे ड्रैगन वाले खून पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन भाई साहब, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रैगन के खून का रहस्य समझ पाना उनके बस की बात नहीं थी।
तभी टीम के एक बंदे ने आइडिया दिया, सर क्यों ना हम जादुई दीवार के बाहर की दुनिया से कोई जुगाड़ लगाएं। सुना है वहां के कुछ पुराने खानदानों और जादूगरों के पास ड्रैगन के खून से जादुई दवाइयां बनाने का सीक्रेट है। उसे पीकर आम इंसान भी ड्रैगन जैसी ताकत वाला ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन जाता है। इत्तेफाक से अभी साउथ वेस्ट बॉर्डर के पास एक मैच्योर रेड ड्रैगन हमारे देश के कुछ स्मगलरों को अपना खून बेचने की फिराक में है। क्यों ना हम जाल बिछाकर हनी ट्रैप या फेक डील करके उसे रंगे हाथों दबोच लें। प्रोफेसर डिंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बाहर की दुनिया में एक लाल ड्रैगन को पकड़ना थोड़ा मुश्किल तो है, पर हमारा हुआंगजे जो कि ब्लैक ड्रैगन है वैसे भी रेड ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर है। ऊपर से हम हुआंगजे की बॉडी पर कुछ हाईटेक मिलिट्री वेपन्स फिट कर देंगे और साथ में 2-4 फाइटर जेट्स भी भेज देंगे। देखते हैं वो लाल ड्रैगन कैसे बचकर भागता है। प्रोफेसर ने आगे सोचा, और हाँ, जैसे ही हुआंगजे वापस इंसान बनने का तरीका सीख जाएगा, हम उसके लिए एक बढ़िया सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करा देंगे। प्रोफेसर डिंग तो ख्याली पुलाव पकाने में इतने खो गए कि उन्हें आगे का सब कुछ एकदम परफेक्ट लगने लगा। पर जनता के सामने मेरी एंट्री कराने से पहले मेरी इस ड्रैगन वाली पहचान को लीगल और इमोशनल बनाना जरूरी था। इसलिए प्रोफेसर डिंग मेरे पास आए और मुझे अपनी लिखी हुई फिल्मी स्क्रिप्ट सुनाने लगे। देखो हुआंगजे, कहानी यह है कि तुम ड्यूज नाम के एक महान और शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन हो। एक दुष्ट विलेन डेमन किंग से खतरनाक लड़ाई में तुम बुरी तरह जख्मी हो गए थे। तभी कुछ गंदे भेड़ियों ने तुम्हें घेर लिया। तुम्हारी मौत पक्की थी, लेकिन ठीक उसी वक्त हमारी एक बहादुर और खूबसूरत महिला सर्वे ऑफिसर वहां खोजी मिशन पर आई। उसने सबकी बात ठुकराकर अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया और मैंने तुरंत उन्हें बीच में ही टोक दिया। अरे रुकिए रुकिए प्रोफेसर साहब, ये आपकी स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही फिल्मी और बकवास नहीं लग रही? भला कौन सी खूबसूरत लड़की बॉर्डर पार अकेले जंगलों में सर्वे करने जाएगी, और वो इतनी टाइमिंग से कैसे पहुंचेगी कि मरते हुए ड्रैगन को बचा ले, और उसका दिल इतना कैसे पिघल जाएगा? आपकी कहानी जिस ट्रैक पर जा रही है, आगे चलकर इसमें लव स्टोरी, रोमांस भी डालने वाले हो क्या? प्रोफेसर मुस्कुराए। हाँ बिल्कुल, आगे की कहानी यही है कि तुम उस लड़की के प्यार में पागलों की तरह अंधी हो जाओगे। उसका दिल जीतने के लिए और हमेशा उसके पास रहने के लिए तुम अपना देश छोड़ हमारे शिया देश की नागरिकता ले लोगे। देखो, भले ही यह कहानी थोड़ी घिसी पिटी है, पर इससे आम जनता के दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा। तुम्हें सरकारी काम करने में भी आसानी होगी। मैंने थोड़ा सोचते हुए कहा, बात में दम तो है, चलो ठीक है, पर मेरी एक्टिंग थोड़ी कबाड़ है। अगर मैंने रायता फैला दिया तो मुझे दोष मत देना। प्रोफेसर खुश होकर बोले, अरे थैंक यू यार हुआंगजे, तुम्हारी इसी समझदारी का मैं फैन हूं। तुम्हें कोई ऑस्कर वाली एक्टिंग नहीं करनी है, तुम्हें बस कैमरे के सामने एकदम कूल, एटीट्यूड वाला और एंग्री यंग मैन बनकर रहना है। बाकी सब हम संभाल लेंगे। बस एक छोटी सी बात है, इस कहानी की जो हीरोइन होगी उसे तुम्हें खुद चुनना होगा। मैंने चौंक कर कहा, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहानी के बहाने आप लोग सरकारी खर्चे पर मेरी मैट्रिमोनी, शादी का रिश्ता तय करवा रहे हो? प्रोफेसर डिंग पहले तो थोड़ा झेंप गए, पर फिर उन्होंने सच उगल ही दिया। हुआंग साहब, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम सचमुच आपके लिए एक परमानेंट गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहते हैं। इसके 3 फायदे हैं। पहला, आपकी लव लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरा, लड़की के आने से आपका इंसानी दिमाग शांत और स्टेबल रहेगा। और तीसरा, सच कहें तो हम साइंटिस्ट लोग इस बात को लेकर बड़े उत्सुक हैं कि क्या इस जादुई दुनिया के इंसानों, ड्रैगन्स और परियों, एल्व्स के बीच बच्चे पैदा हो सकते हैं या नहीं। हम आप पर इसकी प्रैक्टिकल रिसर्च करना चाहते हैं। मैंने अपना माथा पीट लिया। भाई साहब, मैं इतना बड़ा और खूंखार ड्रैगन हूं, पर मेरी बीवी ढूंढने का ठेका खुद सरकार ने ले रखा है। यह थोड़ा अजीब अकवर्ड था। प्रोफेसर डिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हुआंग साहब, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। असल में हमने आपको वापस इंसान बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। सच में? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, इस वक्त जो रेड ड्रैगन हमारे देश के कुछ स्मगलरों को अपना खून बेचने की फिराक में है, उसके पास इंसान बनने की जादुई ताकत है। वह पहले भी कई बार इंसानी रूप लेकर खरीदारों के साथ मीटिंग कर चुका है। यह सुनते ही मैं उछल पड़ा। तो फिर हम सोच क्या रहे हैं? जल्दी से उसे कांटेक्ट करते हैं और वो तरीका खरीद लेते हैं। प्रोफेसर डिंग ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, बात ऐसी है हुआंग साहब, हमारा प्लान उसे पैसे देकर यह तरीका खरीदने का बिल्कुल नहीं है। हम उससे भी ज्यादा आसान और कड़क तरीका अपनाने वाले हैं। हम सीधे उसे जिंदा पकड़ेंगे। उन्होंने आगे सफाई देते हुए कहा, और ऐसा नहीं है कि हम उस पर कोई जुल्म कर रहे हैं। वह लाल ड्रैगन बहुत बड़ा बदमाश और लालची है। वह अक्सर बॉर्डर पार हमारे व्यापारियों के काफिलों को रोकता है और उनसे भारी रंगदारी, प्रोटेक्शन मनी वसूलता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, वह हमारे देश के कुछ गद्दारों के साथ मिलकर नेशनल सीक्रेट्स और कीमती रिसोर्सेज की चोरी भी करवा रहा है। मिलिट्री तो कब से उसका गेम बजाने की ताक में थी। बस दिक्कत यह है कि बाहर की दुनिया में जाकर एक मैच्योर रेड ड्रैगन को जिंदा पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इस ड्रैगन वाले शरीर में आने से पहले मैं ड्रैगन्स की सबसे फुस्सा प्रजाति व्हाइट ड्रैगन से भी नहीं जीत पाता था, और अब ये लोग मुझे सीधे रेड ड्रैगन से भिड़ाने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर डिंग ने मेरे चेहरे का डर भांप लिया और हौसला बढ़ाते हुए बोले, हुआंग साहब, घबराइए मत। ड्रैगन्स की दुनिया में ब्लैक ड्रैगन को क्लोज कॉम्बैट का किंग माना जाता है, और वैसे भी हम आपको अकेले थोड़े ही भेज रहे हैं। हमारी मिलिट्री एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाएगी जिसमें फाइटर जेट्स और ग्राउंड फोर्स आपके साथ मिलकर अटैक करेंगी। जब हम चारों तरफ से जाल बिछा देंगे तो उस अदने से लाल ड्रैगन को ढीला करना तो बाएं हाथ का खेल होगा। उनकी बात सुनकर मैं गहरे विचारों में डूब गया। अगर मैं इस दुनिया में अकेला आवारा ड्रैगन होता तो बात अलग थी, पर अब मैं अपने देश वापस आ चुका हूं। सरकार के टुकड़ों पर मेरा पेट भर रहा है, मैं आराम से सो रहा हूं और करंट लगा लगाकर ताकतवर बन रहा हूं। अब तो देश के जो भी लोग मेरे बारे में जानते होंगे उन सबको मुझसे बड़ी उम्मीदें होंगी। ये सोचते ही मेरी आंखों में अंगारे धधक उठे और मेरा इरादा पक्का हो गया। मैंने छाती ठोक कर कहा, ठीक है, मैं उस लाल ड्रैगन की चटनी बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बॉस, मैदान में उतरने से पहले मुझे कुछ हल्के फुल्के दुश्मनों के साथ वार्म अप करना पड़ेगा। मेरी फाइटिंग का एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल जीरो है और मुझे अभी तक इस भारी भरकम शरीर और इसकी ताकतों को ठीक से संभालना भी नहीं आता। प्रोफेसर डिंग खुश होकर बोले, अरे ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सच कहें तो हमारा प्लान भी बिल्कुल यही था। होंगजे साहब, जरा इस मैप पर देखिए, उन्होंने स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा। बेलोंगे के ट्रेड पोर्ट नंबर 1 से नॉर्थ ईस्ट की तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर एक मैच्योर किमेरा 3 सिर वाला जादुई जानवर रहता है। उसका पावर लेवल 5 का है। आपके पहले मैच प्रैक्टिस के लिए वह बिल्कुल परफेक्ट बकरा है। पोर्ट नंबर 5 से वेस्ट की तरफ लगभग 120 किलोमीटर दूर एक हाफ मैच्योर फीनिक्स रहता है। उसका लेवल 6 है। वह आपका दूसरा टारगेट होगा। और पोर्ट नंबर 4 से नॉर्थ की तरफ करीब 200 किलोमीटर दूर एक एक्टिव ज्वालामुखी है। उसके अंदर लेवल 7 का एक खूंखार फ्लेम डेमन रहता है। वह आपका आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर आपने उसे धूल चटा दी तो उस लाल ड्रैगन को पकड़ना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। आखिरी टारगेट का नाम सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई साहब, लेवल 7 का जादुई जीव मतलब एक अकेला ऐसा मॉन्स्टर जिसके हमले की ताकत 100 टन TNT बारूद के धमाके जितनी होती है। मैंने घबरा कर कहा, क्या मजाक है यार, आपको सच में लगता है कि मैं लेवल 7 के उस फ्लेम डेमन से जीत पाऊंगा? आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही सुपरमैन समझ रहे हो। नहीं हुआंग साहब, प्रोफेसर डिंग ने सीरियस होकर कहा, एक मैच्योर ब्लैक ड्रैगन असल में इतना ही खतरनाक होता है, बस आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। उदाहरण के लिए, पिछले 2 दिनों में आपने जो 50,000 यूनिट बिजली डकारी है, वह अकेले ही 40 टन TNT धमाके के बराबर एनर्जी है। और आपका यह शरीर अभी कम से कम 1,50,000 यूनिट बिजली और सोख सकता है। यानी आपकी कुल एनर्जी 120 टन TNT धमाके से भी ज्यादा की होगी। इस हिसाब से आप खुद एक पक्के लेवल 7 के महाबली जीव बन चुके हैं। उन्होंने आगे समझाया, और हमने उस फ्लेम डेमन को आपका अपोनेंट बहुत सोच समझकर चुना है। पहली बात तो यह है कि गेम के रूल्स के हिसाब से ब्लैक ड्रैगन की प्रॉपर्टीज फ्लेम डेमन को सीधा काउंटर करती हैं, यानी आप उसके बाप हो। फ्लेम डेमन का सबसे बड़ा हथियार उसका फायर मैजिक होता है, जबकि ब्लैक ड्रैगन की मैजिक रेजिस्टेंस इतनी तगड़ी होती है कि उस पर आग का कोई असर नहीं होता। दूसरी बात, ज्वालामुखी का वो खौफनाक गर्म माहौल तो वैसे भी हम ड्रैगन्स को बहुत। मैंने कहा, सर, मुझे लगता है इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तो मुझे वापस इंसान बनना भी नहीं आता। अब आप ही सोचो, मैं एक 170 टन का यह भयानक दैत्य जैसा शरीर लेकर किसी लड़की के साथ डेट पर जाऊंगा तो कितना अजीब लगेगा। रोमांस तो दूर, वो बेचारी डर के मारे ही मर जाएगी। प्रोफेसर डिंग ने हंसते हुए कहा, हुआंग साहब, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास इसका भी इलाज है। प्रोफेसर डिंग ने आगे कहा, ज्वालामुखी का वो गर्म माहौल तो वैसे भी हम ड्रैगन्स को बहुत पसंद आता है। इसीलिए तो कई ड्रैगन्स अक्सर जानबूझकर फ्लेम डेमन के इलाके में घुसकर उनसे पंगा लेते हैं, और उन लड़ाइयों में हमेशा ड्रैगन्स का ही पलड़ा भारी रहता है। और सुनो, मान लो अगर लड़ाई के बीच में कोई अनहोनी हो भी गई तो हमारे पास बैकअप प्लान तैयार है। हमारी मिसाइलें जादुई दीवार के बाहर जाकर थोड़ी कमजोर जरूर हो जाती हैं। जैसे अगर हमारी 20,000 टन क्षमता वाली मिसाइल है तो बाहर उसकी ताकत सिर्फ 200 से 300 टन जितनी रह जाएगी, जो कि बाहर की दुनिया के एक नॉर्मल 7th रिंक मैजिक जितनी है। तुम्हारा यह ड्रैगन वाला कड़क शरीर उस धमाके को आराम से झेल लेगा, लेकिन उस फ्लेम डेमन की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका शरीर पिघले हुए लावे से बना है जो बहुत स्टेबल नहीं होता। अगर उस पर एक भी मिसाइल लग गई तो वह बिखर कर गहरी नींद में सो जाएगा।
यानी सबसे खराब हालत में भी हम ऊपर से मिसाइल दागकर तुम्हारी सीक्रेट हेल्प पक्षपात कर देंगे। उनकी इतनी तगड़ी प्लानिंग सुनकर मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि जब देश मेरे लिए इतना सब कर रहा है तो अब मना करने का कोई बहाना नहीं था। मैंने प्रोफेसर डिंग के इस वार्म अप प्लान को हरी झंडी दे दी। 2 दिन बाद मेरे पेट के नीचे 2 बड़ी बड़ी P-22 मिसाइलें फिट कर दी गईं और मैं एकदम सीना तानकर पूरे टशन में जंग के लिए निकल पड़ा। मिलिट्री वालों का कहना था कि इन मिसाइलों से मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी कि मुझे जादू करना नहीं आता और मैं दूर से हमला नहीं कर पाता। कुछ ही देर में मैं अपनी पहली मंजिल पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा दलदली इलाका था। वहां हमारे कुछ J-6 फाइटर जेट्स पहले से ही आसमान में चक्कर काट रहे थे। उनका काम मुझे रास्ता दिखाना और शिकार को ढूंढना था। तभी रेडियो पर आवाज आई, हुआंग साहब, वह किमेरा मिल गया है। वह आपसे ठीक आगे राइट साइड में 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे भी दिख गया है। कोई और हिदायत है क्या? अगर नहीं तो मैं सीधे उस पर टूट पड़ता हूं। इस वक्त उस किमेरा को भी अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इस जादुई दुनिया के जानवरों के लिए हमारे ये फाइटर जेट्स किसी सिरदर्द से कम नहीं थे। एक तो ये उड़ते बहुत तेज थे और दूसरा इनका शोर इतना कान फाड़ने वाला था कि किमेरा पिछले 2 दिनों से इनकी आवाज सुन सुनकर पागल हो चुका था। उसके लिए ये जेट्स ऐसे थे जैसे हमारे लिए भिनभिनाते हुए मच्छर, जिन्हें दिल करता है कि एक थप्पड़ में मार दें। खैर, उसकी यह टेंशन अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। मैंने ऊपर से एक विशाल और खूंखार ब्लैक ड्रैगन के रूप में उस पर सीधा धावा बोल दिया। मेरा ड्रैगन ऑनरा इतना खतरनाक था कि 1 किलोमीटर दूर से ही उसने किमेरा का दम घोंट दिया। वह बेचारी डर के मारे कुछ सेकंड के लिए वहीं सुन्न हो गई और जब तक वह संभल पाती तब तक मेरे भारी भरकम और ताकतवर पंजों ने उसे जमीन पर पटक कर उसका कीमा बना दिया था। सच बताऊं तो मैं खुद हैरान रह गया। पहले मेरा यह ड्रैगन वाला रौब सिर्फ नाम का था, पर यहां तो जादू ही हो गया। मैंने जमीन पर बेहोश पड़ी उस किमेरा को देखा तो मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। साला कोई मजा ही नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि कम से कम 2-4 मिसाइलें दागने का मौका मिलेगा। मैंने रेडियो पर टीम से कहा, भाइयों, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी कमजोर निकलेगी। मुझसे थोड़ा ज्यादा जोर लग गया और ये तो एक ही शॉट में बेहोश हो गई। मिसाइल चलाने का मौका ही नहीं मिला। अब आगे क्या करना है? क्या सीधे अगले ग्राउंड पर चलें? तभी हेडक्वार्टर से कर्नल ने कहा, हुआंग साहब, पहले आप बेस पर वापस आ जाइए। दूसरा टारगेट यहां से 200 किलोमीटर दूर है। जादुई दीवार के बाहर हमारे फाइटर जेट्स का ईंधन, फ्यूल बहुत जल्दी खत्म होता है, इसलिए वे वहां ज्यादा देर आपका साथ नहीं दे पाएंगे। और हाँ, प्रोफेसर डिंग चाहते हैं कि आप इस किमेरा को अपने मुंह में दबाकर वापस ले आएं। वे इस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है, और मैंने उस भारी भरकम किमेरा को अपनी मुंह में दबाया और वापस देश की सीमा के अंदर उड़ गया। बेस पर पहुंचकर मैंने वह किमेरा साइंस टीम को सौंप दी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे उसका क्या करेंगे। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी चालू किया और चिल्लाया, गो 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 भाइयों, चलो अब अगले मैच की तैयारी करते हैं। तभी कर्नल ने मुझे रोका, जरा रुकिए हुआंग साहब, उस फीनिक्स के पास जाने से पहले हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा, अब क्या बात है? कर्नल ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि जब आप उस फीनिक्स से लड़ें तो थोड़ा हाथ हल्का रखिएगा, उसे ज्यादा जोर से मत मारिएगा। वो क्या है ना कि फीनिक्स इस दुनिया का बहुत ही दुर्लभ जीव है। हमारे डेटा के हिसाब से इस पूरी दुनिया में अब 50 फीनिक्स भी नहीं बचे हैं। वह एकदम विलुप्त होने की कगार पर है और हमारा देश अभी एक नया एनिमल प्रोटेक्शन लॉ बना रहा है, जिसके तहत हमने इस फीनिक्स को वर्ल्ड क्लास एक प्रोटेक्टेड एनिमल यानी दुनिया का सबसे खास संरक्षित जीव की लिस्ट में डाल दिया है। कर्नल ने आगे कहा, इसलिए हुआंग साहब, प्लीज अगली फाइट में जान से मत मारिएगा, बस थोड़ा सा कूट दीजिएगा। मैंने कुछ देर सन्नाटे को महसूस किया और फिर भारी मन से बोला, अच्छा ठीक है। सच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर डिंग ऐसा अजीबोगरीब ऑर्डर देंगे। हमारे पूरे देश को इस दुनिया में आए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और ये लोग यहाँ के जानवरों को बचाने और इकोसिस्टम की फिक्र करने लगे हैं। शायद इसी को असली महाशक्ति, सुपर पावर वाला एटीट्यूड कहते हैं। उस फीनिक्स का घोंसला एक बहुत बड़े धधकते हुए फायर ट्री पर था। जब मैं वहां पहुंचा तो वह आराम से बैठी अपने पंख साफ कर रही थी, लेकिन भाई साहब, इसकी अलर्टनेस उसकी मेरा से लाख गुना बेहतर थी। उसने मुझे 10-12 किलोमीटर दूर से ही आते देख लिया और सीधे मुझ पर हमला करने उठ पड़ी। मैंने तुरंत अपनी दोनों मिसाइलें दाग दी, पर वो मिस हो गईं। बदले में फीनिक्स ने मुझ पर आग के बड़े बड़े गोले बरसाने शुरू कर दिए। कुछ गोले तो सीधे मेरे मुंह के अंदर चले गए और मैंने उन्हें निगल लिया, पर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ये नजारा देखकर सिर्फ वो फीनिक्स ही नहीं बल्कि मैं खुद भी हैरान रह गया। अरे भाई, मैं इतना मजबूत हूं क्या? अब मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस पर टूट पड़ा। लेकिन फीनिक्स भी लेवल 6 का खतरनाक जीव थी। अपनी रफ्तार और दूर से जादू करने की कला की वजह से वह लड़ाई में मुझ पर भारी पड़ रही थी।
पर मैं घबराया नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि प्रोफेसर डिंग ने मुझे जानबूझकर इस चिड़िया से क्यों भिड़ाया था। रफ्तार के मामले में मैं उसके सामने बच्चा था, जिसके कारण वह मुझे एक तरफा धो रही थी, लेकिन इसी मार और गुस्से की वजह से मेरे ड्रैगन वाले खून के अंदर छिपी हुई असली ताकत जागने लगी थी। जैसे जैसे लड़ाई खतरनाक होती गई, मेरे शरीर पर चोटें बढ़ने लगीं, लेकिन इससे मैं कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मुझे और मजा आने लगा। मेरा खून खौल उठा। उस भयंकर लड़ाई के बीच मुझे महसूस हुआ कि मेरी इंसानी आत्मा अब इस ड्रैगन के शरीर के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुकी है। ड्रैगन्स का जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है, और मैं इस मैदान का राजा हूं। मैंने खुद को याद दिलाते हुए एक जोरदार दहाड़ मारी। अब वह फीनिक्स बुरी तरह डर चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सनकी ड्रैगन नहीं देखा था, जो मार खाने के बाद और ज्यादा खतरनाक और खूंखार होता जा रहा था। वह समझ गई कि यहां टिकना मौत को बुलावा देना है, इसलिए उसने फुल स्पीड में मेरे पास से निकलकर भागने की कोशिश की। लेकिन तभी मेरे शरीर से निकलने वाले ड्रैगन ऑनरा में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। एक अनजान ताकत के साथ आसमान से एक तगड़ी बिजली कड़की और सीधे फीनिक्स पर जा गिरी। वह कुछ सेकंड्स के लिए हवा में ही पैरालाइज हो गई। मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अपनी भारी पूंछ से उसे लपेटकर दबोच लिया। फिर मैंने अपने नुकीले दांत सीधे उसकी बॉडी में गड़ा दिए। उसका सुनहरा खून बहने लगा और वह दर्द के मारे चीख उठी। बेशक मैंने उसे जान से नहीं मारा, देश का कानून जो याद था। इस पूरी लड़ाई को हमारी मिलिट्री और साइंस एकेडमी के लोग लाइव देख रहे थे। उन्होंने ढेर सारे एडवांस ड्रोन्स भेजकर इस फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग की थी। लेकिन मुझे जीतता देख वे खुश होने के साथ साथ थोड़े टेंशन में भी थे कि कहीं इस खतरनाक रूप के बाद मेरे अंदर का इंसान खत्म होकर एक क्रूर ड्रैगन ना बन जाए। खैर, जब मैं जंग जीतकर वापस बेस पर लौटा तो कर्नल ल्यू के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। कर्नल ने बताया कि वे एक साइकोलॉजिस्ट है और मेरा मेंटल चेकअप करने आई है। पहले तो मेरा मन नहीं था, पर उनके बार बार कहने पर मैं मान गया। वैसे वह लड़की इतनी जवान और हॉट थी कि दूर दूर से डॉक्टर नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से भेजी गई कोई ब्लाइंड डेट लग रही थी। शायद उसने मेरा चेहरा देखकर मेरे मन की बात पढ़ ली। उसने सीधे और बेबाक अंदाज में कहा, मिस्टर हुएंग, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लड़कियां ज्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट होती हैं, उन्हें संभालना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है? इसीलिए आप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, आपको कैसे पता? वह मुस्कुराई। मैंने आपकी पूरी फाइल पढ़ी है। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ा डांस ऑन का जोई, मेल चोविनिज्म वाला एटीट्यूड है, और ड्रैगन बनने के बाद तो यह घमंड और ज्यादा बढ़ गया होगा, है ना? मैं चुप हो गया और मैंने कर्नल ल्यू की तरफ देखा, जिसका मतलब था, देख रहे हो कर्नल, ये लड़की मेरे बस की नहीं है। इसे पता है कि मैं अकड़ू हूं, फिर भी मुझ पर रौब झाड़ रही है। इसका लेवल बहुत हाई है, मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। लड़की ने बात संभालते हुए कहा, हुआंग साहब, गलत मत समझिए। आपकी मंगेतर या डेट बनने से पहले मेरी पहली ड्यूटी आपकी डॉक्टर बनना है। मेरी प्रोफेशनल स्किल्स पर भरोसा रखिए और मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए। मैंने थोड़ा जेंटलमैन बनते हुए कहा, चलो ठीक है, सिर्फ 3 मिनट। उसने हंसकर अपनी डायरी निकाली और कहा, मिस्टर हुएंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस ड्रैगन वाले शरीर में आने के बाद आप दिमागी और शारीरिक दोनों ही तरीकों से इंसानी लड़कियों में अपना इंटरेस्ट पूरी तरह खो चुके हैं। क्या मैं सही हूं? मैंने अपनी भारी पूंछ को जमीन पर पटका, थोड़ी देर शांत रहा और फिर सच उगल दिया। हाँ, बात तो सही है। ड्रैगन बनने के बाद मेरी पसंद पूरी तरह बदल चुकी है।